बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े नाम के बारे में। इनका जन्म महाराष्ट्र के छोटे से शहर बारामती में हुआ था 12 दिसंबर 1940 को। शरद चंद्र गोविंदराव पवार के घर यह जन्म हुआ। परिवार साधारण था लेकिन राजनीतिक रूप से काफी जागरूक परिवार था, क्योंकि गोविंदराव पवार क्षेत्रीय सहकारी आंदोलनों में गहरी रुचि रखते थे, किसानों की मदद करते थे और छात्रों के लिए हॉस्टल चलाते थे। माँ भी राजनीति में सक्रिय थीं। 3 बार जिला स्थानीय बोर्ड में चुनाव जीतकर वो सेवा कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। इस तरह शरद पवार को राजनीतिक, कम्युनिटी सेवा और कृषि से जुड़ा हुआ माहौल उनके बचपन से मिला और इस माहौल ने उनके भविष्य के लिए एक बहुत ठोस आधार बनाया। शरद पवार की राजनीति में यात्रा अप्रत्याशित तरीके से शुरू हुई। 1956 में वह स्कूल में थे और उन्होंने गोवा की स्वतंत्रता के समर्थन में एक मार्च को लीड किया। देखने वालों का कहना था कि उनकी लीडरशिप, उनकी जो लीड करने की कैपेबिलिटी है, वो उस मार्च को लीड करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन राजनीति में उनका औपचारिक प्रवेश हुआ 1967 में। 27 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बारामती से उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया। अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण के समर्थन से पवार ने यह इलेक्शन जीता और फिर 90 के दशक से वह इस सीट से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने 1969 में पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर धड़े का सपोर्ट किया। अपने शुरुआती सालों में पवार ने बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ दी। वह कार्यकुशल व्यक्ति थे। जनता से संबंधित वास्तविक मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता था। 1970 के दशक में महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा। चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और तब पवार ने पानी के संकट से निपटने के लिए परकोलेशन टैंक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस प्रयास से उनके निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बेहद फायदा हुआ, लेकिन पूरे के पूरे राज्य में उनकी बेहद तारीफ हुई। उनकी सहकारी चीनी मिलों में किए गए काम ने उन्हें गांव की जनता का लोकप्रिय बना दिया और राजनीति में उनकी साख धीरे धीरे इसी तरह बढ़ती रही। एक युवा नेता के रूप में पवार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। तो एक बार फिर उनके गुरु यशवंतराव चव्हाण ने उनकी राजनीति में दोबारा से एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने मुख्यमंत्री वसंतराव नायक के तहत राज्य कैबिनेट में पवार को जगह दिलाने की सिफारिश की। पवार को राज्य कैबिनेट में जगह मिली और पोर्टफोलियो दिया गया होम अफेयर्स का। उनकी पहचान महाराष्ट्र कांग्रेस में पार्टी के एक उभरते सितारे के रूप में होने लगी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में पार्टी की सेवा की और पार्टी के भीतर बहुत तेजी के साथ उन्होंने प्रोग्रेस की, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता थी और बहुत जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, उसके कारण वे आगे बढ़ते ही चले गए। लेकिन 1970 के दशक के अंत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पवार ने कांग्रेस आर से अपना समर्थन कांग्रेस यू को स्थानांतरित कर दिया। उनके इस रणनीतिक कदम ने 1978 में 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनका अपॉइंटमेंट कराया। इस पद को संभालने वाले वह उस समय के सबसे युवा व्यक्ति बन गए। हालांकि उनका जो शासनकाल था, मुख्यमंत्रित्व काल था, वो बहुत छोटा था, क्योंकि इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई और उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। 1980 के दशक में पवार की राजनीतिक साख और भी ज्यादा बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिकतावादी पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया। 1984 में लोकसभा सीट बारामती से जीती, लेकिन वो स्टेट की राजनीति पे ही ध्यान फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1987 में कांग्रेस आई में वह शामिल होना चाहते थे। 1988 में पवार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार शिवसेना भी उभर रही थी। कांग्रेस को बेहद कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बावजूद इसके 1990 में पवार ने इंडिपेंडेंट एमएलएस की मदद से दोबारा सरकार बनाई और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1990 में जब उनकी सरकार बनी तो पवार की नेतृत्व क्षमता का एक बार और भारत की राजनीति में लोगों ने लोहा माना। 1990 के दशक की शुरुआत में शरद पवार एक ऐसी शख्सियत बन चुके थे जिसकी साख महाराष्ट्र से बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी
और राष्ट्रीय राजनीति में वह हलचल मचा रहे थे और अपने आने की दस्तक दे रहे थे। 1991 का चुनाव अभियान कांग्रेस पार्टी के लिए काफी आशाओं से भरा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या ने इस राजनीतिक परिदृश्य पे काला साया ला दिया। पार्टी सदमे में थी, अस्थिरता में थी और पीवी नरसिंह राव पार्टी के नए नेता बनाए गए। हालांकि पवार की राजनीतिक उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी और महाराष्ट्र से कांग्रेस का दल सबसे बड़ा था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की इस दौड़ में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। इसके बजाय कांग्रेस संसदीय पार्टी ने सर्वसम्मति से पीवी नरसिंह राव को अपना नेता चुना और राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बन गए। राव के प्रधानमंत्री बनने में पवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। 26 जून 1991 को रक्षा मंत्री वह बने और उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को मार्च 1993 तक संभाला। उनका कार्यकाल ठीक ठाक था, लेकिन जल्दी ही पवार को महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। सुधाकर राव नाइक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बंबई में दंगों के दौरान बेहद खराब मैनेजमेंट होने के कारण परिवार को दोबारा स्टेट की राजनीति में लौटने का मौका मिला। 6 मार्च 1993 को चौथी बार उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पवार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी यह वापसी बेहद विवादों में घिरने वाली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद ही 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक कई बम धमाके बंबई में हुए। बंबई में आतंक की लहर फैल गई। पवार का जो रिएक्शन था इस बम धमाकों को लेकर वह बेहद विवादास्पद रहा। सालों बाद पवार ने माना कि उन्होंने विस्फोटों की संख्या बढ़ा दी थी और तमिल टाइगर्स के इन विस्फोटों में शामिल होने की कहानी उन्होंने खुद गढ़ी थी। हालांकि पवार ने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि उन्होंने ऐसा किया ताकि कम्युनल राइट्स ना हो, लेकिन यह घटना उनके मुख्यमंत्रित्व काल पर और उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर एक बहुत बदनुमा दाग बन गई। 1990 के दशक के बीच में पवार को प्रशासन चलाने को लेकर काफी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। 1993 में डिप्टी कमिश्नर GR खैरनार ने पवार पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। हालांकि खैरनार कोई भी ठोस एविडेंस देने में असफल रहे। इस दौरान समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी पवार की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उनकी भी मांग थी कि महाराष्ट्र सरकार के करप्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अन्ना हजारे के इस आंदोलन ने पवार की छवि को और भी ज्यादा धूमिल कर दिया। 1994 में नागपुर के गोवारी में भगदड़ मचने के कारण 114 लोगों की मौत हो गई। उस घटना के मैनेजमेंट के लिए पवार प्रशासन की चारों तरफ आलोचना हुई। हालांकि मंत्री मधुकर राव पिचड़ से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन यह घटना भी पवार की समस्याओं की बढ़ती हुई लिस्ट में शामिल हो गई। 14 जनवरी 1994 को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय किया गया। नामांतर आंदोलन के तहत इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही थी। 1995 के राज्य चुनाव कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हुए। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने एक निर्णायक जीत दर्ज की और पवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना के मनोहर जोशी ने पद संभाला, जबकि पवार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में वापस आए। 1996 में आम चुनावों में पवार की लोकसभा में वापसी हुई, क्योंकि उन्होंने बारामती सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। उनकी राजनीतिक समझदारी 1998 के मिड टर्म चुनावों में कांग्रेस की महत्वपूर्ण जीत के रूप में दिखाई दी। यहाँ पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के रूप में पवार रहे और उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। आलोचकों ने आरोप लगाया कि वह अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष की भूमिका में ज्यादा व्यस्त थे। 2007 में गेहूं आयात में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए और कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमतों के लिए पवार की कठोर आलोचना भी हुई। किसान आत्महत्याओं के मुद्दे पर उनकी हैंडलिंग भी विवाद का विषय बनी, क्योंकि उन्होंने तो यह मानने से ही मना कर दिया कि किसान आत्महत्या का कोई मुद्दा भी है।
पवार के बारे में विवाद पर विवाद होते रहे। उन्होंने पेस्टिसाइड एंडोसल्फान के यूज का भारत में समर्थन किया, जबकि उन्हें यह पता था कि एंडोसल्फान के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितने खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी उनका नाम आया और PAC से इस्तीफे के निर्णय ने उनकी राजनीतिक यात्रा को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में पवार की राजनीतिक यात्रा बेहद जटिल थी। बम्बई दंगों से लेकर गोवारी भगदड़ तक की ये जो चेन थी और इनके कारण जो विवाद थे, इनके बीच वह अपने राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते रहे। फिर भारतीय राजनीति की पेचीदा दुनिया में 2014 का साल आया। यह वो साल था जब भारत की राजनीति एक तरीके से बदल गई। शरद पवार की राजनीतिक यात्रा में भी 2014 के बाद काफी बदलाव देखने के लिए मिले। 2014 के बाद की शरद पवार की कहानी है वह सहनशीलता से भरी हुई है और उसमें स्ट्रेटजी का काफी प्रयोग किया गया है। पवार ने जनवरी 2012 में चुनावी राजनीति से कदम पीछे खींच लिए थे। अप्रैल 2014 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में वह MP बने और उनके राजनीति के एक नए तरीके के सफर की शुरुआत हुई। हालांकि उन्होंने चुनावी क्षेत्र छोड़ देने का निर्णय लिया था, लेकिन वह एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बने रहे। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी NDA ने विजय प्राप्त की, UPA की सरकार हट गई और महाराष्ट्र में NCP को भी अपने मंत्री पदों को खोना पड़ा। 2014 के विधानसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र में बदलाव देखने के लिए मिला। भाजपा ने NCP के साथ मिलकर सरकार बनाई। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उनके नंबर्स मेजॉरिटी से कम थे, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो NCP के साथ आकर के एक सरकार बनाए। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि बीच में शिवसेना ने आकर बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, तो उसके बाद NCP की जरूरत बीजेपी को नहीं रह गई। मई 2017 तक 2019 के लोकसभा चुनावों में पवार की NCP कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने इस चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराष्ट्र में 48 सीटें जीती, लेकिन बावजूद इसके NCP पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में सफल हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जहाँ बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव में लड़ रही थी और NCP कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। चुनाव बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने जीता, लेकिन उनका विवाद होने के कारण बीजेपी और शिवसेना की सरकार वहां नहीं बन पाई। इस विवाद का पटाक्षेप 28 नवंबर 2019 को तब हुआ जब शिवसेना ने एक गठबंधन बनाया जिसमें NCP, शिवसेना और कांग्रेस शामिल थे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार का निर्माण हुआ। इस सरकार के द्वारा इस सरकार के माध्यम से NCP दोबारा महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियों में वापस आ गई। अब पवार की रणनीतिक चालें और पवार की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एक बार फिर से महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने के लिए तैयार थी। 2020 में पवार फिर से राज्यसभा में चुनकर आए, लेकिन 2023 में एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम में पवार ने घोषणा की कि वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं की तरफ से काफी तीव्र प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने मांग की कि पवार अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करें। इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप पवार ने अपना फैसला पलटने का निर्णय लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल रहेंगे और पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ विद्रोह किया और पार्टी तोड़ दी। वह पार्टी तोड़ करके भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में लगे रहे। 2023 में ही उन्हें इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी में अपॉइंट किया गया। इस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का उद्देश्य विपक्षी गठबंधन को आकार देना था और NDA सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाना था। पवार की रुचियां राजनीति के अलावा खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। उन्होंने विभिन्न खेल संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें BCCI और ICC के अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवा शामिल है। 1972 में विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना उन्होंने की, जिससे ग्रामीण शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस सब के बावजूद पवार का करियर विवादों से भरा रहा है, जहां उन्होंने पुणे बेकरी
बम कांड को बम्बई में हुए बम कांड से कमतर बताया था। 2011 में हरविंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली नगर निगम केंद्र में उन्हें थप्पड़ मारा। 2018 में पवार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की पगड़ी के साथ उनको सम्मानित किए जाने की मांग की थी, बजाय इसके कि उन्हें पारंपरिक पुणेरी पगड़ी पहनाई जाए। इसके कारण भी काफी विवाद हुआ। आलोचकों ने पवार पर ब्राह्मण विरोधी भावनाओं को भड़काने और दलित वोटों को लुभाने का आरोप लगाया। पवार ने अपना बचाव करते हुए यह कहा कि वह अपने आदर्शों जैसे ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और शाहू महाराज का सम्मान कर रहे थे, लेकिन किसी समुदाय को वो रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। पवार की कहानी एक बेहद जटिल व्यक्तित्व की कहानी है, जो भारतीय राजनीति की बदलती हुई धारा के साथ सामंजस्य बिठाते हुए और उनके बीच संतुलन बनाते हुए अपनी यात्रा करता रहा। उनकी यात्रा भारतीय राजनीति इतिहास के बदलते हुए समय की भी कहानी है। एक बहुत लंबा समय राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है और अभी भी वह सक्रिय राजनीति में जमे हुए हैं। उनकी जीवटता, उनकी कठिन मेहनत, उनके समकालीन राजनीतिक लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करती है कि किस तरह अपने राजनीतिक जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के बावजूद भी आप जमीनी स्तर पर अपने लोगों से जुड़े रह सकते हैं। तो हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।